नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में आज काफ़ी गर्माहट है। हालाँकि मौसम बदल रहा है, लेकिन इस बदलते मौसम में कांग्रेस पार्टी जो है, वो अभी अर्धशतक की तरफ बढ़ रही है, लेकिन सैकड़ा पार कर लिया है बीजेपी ने। बीजेपी लगातार बढ़त दिखा रही है राजस्थान में। जो पार्टियां करती हैं, राजनीतिक दल करते हैं चुनाव से पहले, उन सब कामों में यात्राओं की बात करें, चुनावी दौरों की बात करें, परिवर्तन यात्राएं जिस तरह से निकाली गई और उसके बाद अब लिस्ट जो आई है सामने, कांग्रेस पार्टी चिंतन कर रही है, मनन कर रही है। कैंडिडेट्स पे जितने सर्वे हुए हैं उन पर गहन जो है चर्चा हो रही है। बीजेपी ने अपनी चर्चा बहुत हद तक खत्म कर ली है। लगभग 120 सीट जो है उन पर पार्टी ने अपनी स्पष्टता दे दी है। तो जो लिस्ट सामने आई है बीजेपी की और कांग्रेस की, वो क्या संदेश देती है, उससे क्या समझ में आता है, उससे जनता तक क्या मैसेज देने में दोनों राजनीतिक दल कामयाब हुए हैं। अगले 1 घंटे में हमारे खास मेहमानों के साथ हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। राजेश कटारा प्रवक्ता कांग्रेस से, आरपी विजय बीजेपी से, अनीता भदेल उम्मीदवार जो है बीजेपी की अजमेर से, वो हमारे साथ हैं। ज्ञानचंद पारख उम्मीदवार बीजेपी के पाली से हमारे साथ जुड़ेंगे। राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, मधु आचार्य जी बीकानेर से वरिष्ठ पत्रकार, संजीव श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार और श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आरपी विजय जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आप और बीजेपी में जिस तरह से लिस्ट जारी की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो पूरी दुनिया का हिसाब रखते हैं। बीजेपी ने जो हिसाब किताब रखा है टिकट में, उसमें क्या संदेश देने की कोशिश की गई है, आरपी विजय जी? मीना जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 24 राजस्थान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं जी मीना जी, नमस्कार। जो हमने सामने लेके आए, हम 124 नाम दे दिए हमने अभी तक, और कांग्रेस ने 33 नाम दिए हैं। हमने इन 124 नाम के अंदर एक चेष्टा करी है कि इसके अंदर वुमेन्स का भी हो, सीनियर भी हो और नए वाले भी हो, सभी तरीके के हमारे सदस्य इसके अंदर आए। जो हमारे कैंडिडेट हैं वो सभी तरह के कैंडिडेट हैं। ये एक गुलदस्ता है, फ्लावर है, और ये जबरदस्त तरीके से महकेगा। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि 2/3 बहुमत से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी सीटें लेके आने वाली। और ये आज आपको लग गया होगा, जिस तरीके से हमने सीटें डिक्लेयर करी है। कांग्रेस ने मई के अंदर बात करी थी कि हम सितंबर के अंदर हमारी सीटें डिक्लेयर कर देंगे। सितंबर भी निकल गया, अक्टूबर भी निकलने वाला है, और अभी तक तो उनकी लिस्टों का 33 नाम आए। 33 नाम में से आप ये देखो कि जो नाम उन्होंने डिक्लेयर किए हैं, उनमें से 50% नाम वो है जिनके ऊपर मिनिस्टरों के ऊपर आरोप है। उनके ऊपर किसी भी तरीके के, जो अपने कार्यकर्ताओं के प्रति देख लो या पब्लिक के रूप में देख लो, इससे 50% आदमी के नाम इसमें है जिन्होंने गलत काम किया है अपने कार्यकर्ताओं के साथ या जी, और मैंने तो जनता के आपसे साथ। आपकी पार्टी तो के मेरा बारे ये में है पूछा था। मैंने तो आपसे आपकी पार्टी के बारे में पूछा था। हिसाब किताब बताए तो ना, हमारी पक्के पार्टी होते हैं, में चार्टर्ड बनाने अकाउंटेंट। हमारी हिसाब किताब आप दूसरों का ज्यादा पार्टी रखते ने हैं, तो खुद का कम। आप मीना जी, बीजेपी हमारी का पार्टी ने जो बताने की गुलदस्ता बजाय बनाया है, खाता कांग्रेस इस का खोल गुलदस्ते रहे हैं में यहाँ पे। हमारी वुमन कांग्रेस भी के है, प्रवक्ता हैं हमारे साथ, हमारी कांग्रेस के जेंट्स भी प्रवक्ता है, राजेश हमारे कटारा जी। सीनियर्स भी है, और सभी तरह जी से परिपक्व आदमी। जी, आपने बताया राजेश कटारा जी, आप जी अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए। देखिए, शतक भी पूरा होगा। मीना शर्मा जी नमस्कार, और सभी मेरे साथियों को सबको नमस्कार। सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सभी को नमस्कार। और मैं सभी बीजेपी या कांग्रेस के जिनको भी टिकट मिला है उनको सभी को मैं बधाई देता हूँ टिकट मिलने के लिए। दूसरा, ये शतक तो पूरा हो जाएगा, चाहे एक एक रन से बनाए क्रिकेट में, तो उस शतक को छूना जरूरी है, उस टारगेट को छूना जरूरी है। कांग्रेस उस टारगेट को छुएगी। और मेरे भाई साहब विजय जी जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने अभी इतने टिकट बांट दिए, 100 से ज्यादा टिकट इनके हो गए हैं। उसमें आप देखिए, आधी आबादी वाली जो बात करते हैं, जो आरक्षण की बात की महिलाओं की, उसमें कितने परसेंट इन्होंने टिकट दिए। 124 हमने की उस बात टारगेट को सिर्फ 33 टिकटों में ही हमने उस टारगेट को छुआ है। तो मैं समझता हूँ मीना शर्मा जी भी हमारे कांग्रेस के साथ ही रहेंगी और कांग्रेस को ही वोट देंगी, क्योंकि इनको हमने टच तक किया है। सभी महिलाओं का हमने ध्यान रखा है, सभी माताओं बहनों का ध्यान रखा है।
ये बात करते हैं, आरक्षण बिल लाते हैं, क्या उस आरक्षण पर अमल कर सकते हैं? क्यों अमल नहीं किया इन्होंने? हमने सभी का ध्यान रखा। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमने जिन लोगों ने ये कह रहे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे आप सिद्ध करिए। हमने उन्हीं लोगों को उतारा जनता के बीच में। ये तो जनता फैसला करेगी। और इनके जो भ्रष्टाचारी जो लोग कुछ थे उनके टिकट बदल दिए इन्होंने, स्टैंडिंग एमएलए तक के टिकट बदल दिए। दूसरा, जो हमारी इनकी जो वसुंधरा जी थी पूर्व सीएम, आज उनके सामने इनको झुकना पड़ा। और आप लिस्ट देख लीजिए कि वसुंधरा जी के कितने नाम वापस इस लिस्ट के अंदर आ गए, जिनको दरकिनार कर दिया गया था, जिनको स्टेज पे से बोलने नहीं दिया गया था, उनको आप देखिए उनके सामने वापस पार्टी को घुटने टेकने पड़े। राजेश कटारा जी, हमारे दर्शक और राजस्थान की जनता जो सुन रही है, और वसुंधरा राजे और उनके समर्थक भी जरूर इस बात को मानेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार वसुंधरा राजे को जितना सम्मान दिया है, शायद राजनीति में किसी विपक्ष के नेता को किसी दूसरी पार्टी की तरफ से इतना सम्मान मिला हो। हर दिन वसुंधरा राजे को आप लोगों ने बहुत वरिष्ठ, बहुत अनुभवी, बहुत परिपक्वता, सब कुछ उनके प्रति सम्मान ज्ञापित किया, जितना बीजेपी में भी हमें देखने को नहीं मिला। बहरहाल ये अच्छी बात है, अच्छी राजनीति की शुरुआत है। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं और योग्य आदमी का सम्मान करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो सम्मान आप करते हैं, ये तो पूरी लिस्ट जब आपकी सामने आएगी और उसमें कितने प्रतिशत आप महिलाओं को टिकट देंगे, उससे समझ में आएगा। अभी तो बहुत छोटी लिस्ट आई है और उसमें भी आपने सेनापतियों को उतारा है, योद्धा तो अभी आने बाकी है। जब योद्धा आएंगे तब पता चलेगा कि वो मैदान में कितना खेल पाएंगे। संजीव श्रीवास्तव जी, ये जो लिस्ट बीजेपी की है और कांग्रेस की, दोनों की ही लिस्ट की अगर हम बात करें, लेकिन बीजेपी की बात मैंने इसलिए की कि चाहे राजेश कटारा जी हो, चाहे बाकी, हम पिछले लगभग 3-3.5 महीने से राजस्थान में जब से चुनावी माहौल बना है, तब से ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन वसुंधरा राजे चर्चा में नहीं आई हो। और खास करके कांग्रेस पार्टी के द्वारा वसुंधरा राजे जी की चिंता ज्यादा की गई। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन पहले अशोक गहलोत राज्य के मुख्यमंत्री ने की, तब भी उन्होंने वसुंधरा जी का जिक्र जरूर किया। आज बीजेपी की जो लिस्ट है वो क्या बताती है? वसुंधरा राजे के नामों की उसमें जो तस्वीर नजर आ रही है और जो नाम सामने आए हैं, उससे क्या लगता है कि बीजेपी ने किस तरह से इस पर चिंतन मंथन जो किया है? तो मीना जी, बहुत आभार आपका, आपने शो में शामिल किया। तो मैं सबसे पहले तो आपकी अंतिम बात से शुरू करता हूं, जो अभी आप कांग्रेस के प्रवक्ता से कह रही थी और इस भूमिका बांधते हुए मुझसे भी कही कि इतना कभी कांग्रेस ने वसुंधरा राजे को सम्मान से पहले दिया, क्या उनके बारे में इतनी दिलचस्पी या रुचि कभी दिखाई गई? देखिए, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री इस समय राजस्थान के, मेरे ख्याल से राजस्थान के देश के सबसे मंझे हुए, चतुर, समझदार और बहुत ही महीन तरह से राजनीति को समझने वाले एक खिलाड़ी बोलना शायद सही नहीं होगा, लेकिन राजनीतिज्ञ बन गए। तो लगातार उनका, देखिए, जो धौलपुर की सभा हुई थी जनसभा कुछ महीने पहले, जिसमें अशोक गहलोत जी ने कहा था कि वसुंधरा राजे की वजह से मेरी सरकार बची, अगर आपको ध्यान हो। उसके बाद से उन्होंने फिर एक बार वसुंधरा राजे की प्रशंसा की कि उनकी वजह से सरकार बची। फिर अभी कल दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कल की थी कि परसों की थी, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, राजस्थान की परंपरा रही है, जब भैरू सिंह जी के खिलाफ बगावत हुई, वो अस्पताल में भर्ती थे, अमेरिका में इलाज करवा रहे थे, तो मैंने, नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने कहा हमें इनको नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए क्योंकि राजस्थान की परंपरा नहीं है। और फिर वो वहीं पे आ गए घुमा के बात को कि और यही परंपरा वसुंधरा राजे ने निभाई। तो देखिए, एक सार्वजनिक रूप से वसुंधरा राजे की जो प्रशंसा करने का आशय था अशोक जी का, वो अशोक जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि राजस्थान में उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती वसुंधरा राजे ही बन सकती थी बीजेपी की तरफ से, अगर चेहरा आती। तो अब इस चेहरे को मैं युद्ध की रणभूमि से ही कैसे हटाऊं, तो बार बार इनकी प्रशंसा करूं, बार बार बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को ये ध्यान दिलाऊं कि मेरी सरकार तो वसुंधरा की वजह से बची है। मतलब वसुंधरा तो हमारे ज्यादा निकट है, न कि आपके। लेकिन आज वो जो भी रणनीति या सोच थी, उस पे विराम लग गया, क्योंकि बीजेपी के नेतृत्व को जो पहली लिस्ट के बाद जो राजस्थान में सरफुटबल हुई, जिस तरह से राज्यवर्धन गो बैक के नारे लग रहे हैं, जिस झोटवाड़ा में राज्यपाल के समर्थन में, जिस तरह से दूसरी एक, क्योंकि बीजेपी में बगावती स्वर दिखाई नहीं देते, बहुत अनुशासित पार्टी है,
तो उससे कहीं ना कहीं समझ में आई उनको ये बात कि, और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तो सबसे व्यवहारिक है। मैं अशोक जी की जितनी प्रशंसा कर रहा था राजनीतिक सूझबूझ के लिए, उसमें आप मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दीजिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व, वो और भी ज्यादा सूझबूझ वाले हैं, और भी व्यवहारिक हैं, बहुत ही लचीले हैं। उनका कोई स्थायी लाइक डिसलाइक, पसंद नापसंद नहीं है। वो तो अगर उनको लगता है कि इससे हमारी नापसंद हमारे लिए नुकसान का कारण बन रही है, तो उन्होंने वसुंधरा को वापस पूरी तरह से अपना लिया इस दूसरी सूची में। आज की सूची में वसुंधरा राजे के समर्थक माने जाने वाले, इतना मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं समझता, लेकिन कम से कम 30 लोग हैं इस 83 में जो वसुंधरा राजे कैंप के लोग हैं या कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए। वो प्रताप सिंह सिंघवी से लेके आप आ जाइए कालीचरण सर्राफ तक, जो भी, मतलब बहुत सारे नाम हैं। कुछ कटे भी हैं, अशोक लाहौटी कटा है, सूर्यकांता व्यास खैर बहुत बुजुर्ग हो गई थी, उनका नाम कटा है। लेकिन आज की जो लिस्ट है बीजेपी की, उसका सबसे बड़ा मैसेज है वसुंधरा की वापसी। तो अब ये एक तरह का इंजेक्शन दिया है बीजेपी नेतृत्व ने वसुंधरा और वसुंधरा समर्थकों को कि खुल के लड़ो, खुल के मेहनत करो। मुख्यमंत्री का चेहरा अभी भी घोषित नहीं करेंगे, लेकिन आप रेस से बिल्कुल बाहर नहीं है, और आपके इतने समर्थक अगर एमएलए बन के आएंगे तो आप बाकायदा मैदान में हैं, और अल्टीमेटली वही होगा, जो जना उन्हें लोकसभा की 25 में से 25 सीट डिलीवर करने की स्थिति में होगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। जी, राजीव तिवारी जी, लंबे समय से जिस तरह की चर्चाएं हो रही थी और जिस तरह के संदेश जा रहे थे हमारी चर्चाओं के दौरान भी, और बाकी भी जो फीडबैक आला कमान ने, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने लिया, उसका असर इस लिस्ट पर आप देख रहे हैं? बिल्कुल, जो अभी संजीव जी भी कह रहे थे कि जो विरोध उत्पन्न हुआ था पहली लिस्ट के बाद, उसका कहीं ना कहीं असर केंद्रीय नेतृत्व पर पड़ा है, और उनको ये बात समझ में आई है कि अगर इस तरीके से हर लिस्ट के दौरान ऐसा ही विरोध होता रहा तो फिर चुनाव की तैयारी कब होगी, कब चुनाव लड़ा जाएगा, कैसे लड़ा जाएगा, और कांग्रेस का मुकाबला कैसे करेंगे। क्योंकि कांग्रेस बहुत ज्यादा, गहलोत साहब जो है उन्होंने इतना ऑफेंसिव उस पे मोड में है वो, कि इतनी योजनाएं उन्होंने घोषित कर दी, लगातार केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी के प्रहार करे जा रहे हैं, उनकी कमियां गिना रहे हैं, उनकी योजनाओं की कमियां गिना रहे हैं, अपनी को देश का पहला राज्य बता रहे हैं कि जहां इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं, और लगातार दबाव बना रहे हैं कि भाई आप भी हमारी योजनाओं को अपनाओ। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखें, आज जैसे वसुंधरा जी को उन्होंने पूरा महत्व दिया है, उनके ज्यादातर समर्थकों को वापस टिकट मिल गया है। एकमात्र अगर देखें, अशोक लाहौटी वसुंधरा समर्थक नहीं रहे कभी भी, वो दूसरे ग्रुप के हैं। लेकिन सूर्यकांता व्यास थी, लेकिन वो अब 80 साल से ऊपर की हो गई है, तो वो वैसे भी एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ ब्राह्मण सीट है, तो दूसरे ब्राह्मण दिनेश जोशी को वहाँ पे टिकट दे दिया उन्होंने, तो ब्राह्मण सीट का वहाँ पे बैलेंस कर दिया। इसमें देखने वाली बात यह है कि पहली सीट में जो विरोध उत्पन्न हुआ था, और वो जो बिल्कुल इस तरीके की स्थिति आ गई थी, तो उसको बैलेंस करने की कोशिश करी है नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ से, और राजपूत समाज को भी एक मैसेज दिया है कि भाई बीजेपी जो है आपको आपसे दूर नहीं जा रही। तो जो नरपत सिंह राजवी को वहां दिया, उससे यहाँ 2-3 सीटों पर जयपुर में भी फायदा हो जाएगा, विद्याधर नगर और झोटवाड़ा। इसके अलावा राजेंद्र राठौड़ अपनी बात मनवाने में सफल हो गए। चूरू में इस बार उनको खतरा नजर आ रहा था, तो वो तारानगर शिफ्ट हो गए। तो ये सारी चीजें देखी। एक कालीचरण सराफ, जिनका बिल्कुल ये हो रहा था कि इनको तो इस बार टिकट मिलेगा ही नहीं, उनकी टिकट की घोषणा हो गई, तो कांग्रेस ने भी उनके सामने वो इसी उम्मीदवार अर्चना शर्मा को उतार दिया, जो पिछली बार 1700 से कुछ वोटों से हारी थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो दोनों ही पार्टियां अब बहुत संभल कर, इसीलिए कांग्रेस की लिस्ट में देरी हो रही है। कल तक ये था 103 लोगों की नाम अंतिम हो गए हैं, चयन हो गया है, और अब ये कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। तो उन्होंने 33 नाम जो दिए हैं आज, वो उसमें भी आधे से ज्यादा तो वही है जो इनके पहले से जीते हुए हैं, मंत्री हैं, और बिल्कुल सेफ सीट इनकी मानी जाती है वो वाली। तो बीजेपी ने अभी कुछ सीटों पर फिर भी, अभी जैसे आप देखें, मैंने कुछ सीटें सेलेक्ट की थी, जैसे जयपुर की है,
आदर्श नगर सीट जहां अशोक फडनामी पूर्व अध्यक्ष लड़ते थे, उस सीट को कांग्रेस ने भी उसको घोषित नहीं किया और बीजेपी ने भी घोषित नहीं किया है। ऐसे ही हवा महल सीट जहां महेश जोशी के लिए कहा जा रहा है कि आला कमान उनसे नाराज है, तो उस सीट को ना कांग्रेस ने घोषित किया ना बीजेपी ने घोषित किया। ऐसे ही सिविल लाइन सीट, तो वहां हो सकता है कि ये राजपाल सिंह शेखावत को कंपनसेट करें जोटवाड़ा वाली सीट से। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे वो प्रत्याशी चेंज करें। जैसे ही कांग्रेस की तो जहां तक है कोशिश की प्रताप सिंह खजरियावासी यहाँ से उम्मीदवार होंगे, लेकिन वहां पे कास्ट बैलेंस करने के लिए ये हो सकता है कि राजपाल सिंह शेखावत को यहाँ से वो कैंडिडेट बना दें। अभी उसको भी घोषित नहीं किया उन्होंने। धारीवाल जी का नाम घोषित नहीं हुआ, सारे बड़े नेताओं के कांग्रेस में घोषित हो गए, तो वहां पे प्रहलाद गुंजल का भी नाम घोषित नहीं हुआ। बीजेपी ने भी अभी उस सीट को, कोटा उत्तर को अभी बचा के रखा हुआ है। प्रमोद जैन भाया का नहीं हुआ अंता सीट का, तो उसको भी रोका हुआ है। तो इस तरीके से जो कुछ फंसी हुई सीटें मानी जा रही हैं या जहां नाराजगी ज्यादा है, उन सब सीटों पर अभी दोनों ही पार्टियां बहुत फूक फूक कर कदम रख रही हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि जो महिलाओं वाली बात हो रही थी, तो इस बार फिर बीजेपी ने 10 ही टिकट दिए हैं महिलाओं को, तो 7-8% जो 83 में से आते हैं, तो 12% मान लीजिए, 12% ही पहले भी दिए थे उन्होंने। तो अभी वो 33% वाला आंकड़ा जो है, जो महिला शक्ति नमन बिल जो था, कानून बना, उसको अभी कोई भी पार्टी लगता नहीं है कि इस चुनाव में पालन कर पाएगी। सभी वो 2029 का वेट करेंगे। महिलाओं के लिए उज्ज्वला है, महिलाओं के लिए सखी स्कीम है, महिलाओं के लिए योजनाओं की ऑक्सीजन है, महिलाओं को टिकट देने की कहाँ जरूरत है। शक्ति वंदन के नाम पर उनको खुश कर दिया और लगता है कि वो जो खुश हो जाएंगी महिला, वो बीजेपी को टिकट दे देगी। तो वो साइलेंट वोटर महिलाएं बताएंगी कि आपने जो कहा और जो किया उसका जो फर्क है, उसका क्या इफेक्ट होगा। वो तो खैर, लेकिन अगर एक पार्टी भी उसमें अगर ज्यादा अपने उत्साह दिखाती और ज्यादा महिलाओं को टिकट देती, तो उसका फर्क तब पड़ सकता था। जब कांग्रेस की वही थी, निश्चित रूप से उसका असर पड़ता। लेकिन कांग्रेस ने तो पिछले चुनाव में 2018 में राहुल गांधी राजस्थान में आकर बोलकर गए, उसके बाद भी नहीं दिए। और इस बार भी जो लिस्ट है उसमें लग नहीं रहा है, और आने वाली लिस्ट में समय बताएगा कि कितने सफल होते हैं। लेकिन जिस तरह से बात आपने कही अशोक लाहोटी की, जिस ग्रुप की, तो अशोक लाहोटी एक समय था जब वसुंधरा राजे के ब्लू बॉय हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो बहुत जल्दी में है और उन्होंने जल्दीबाजी में पारी बदली, उन्होंने पासा पलटा, उन्होंने लोगों की जो अपने जिसको कहते हैं आला कमान अपने जो है वो बदलने की कोशिश की, और वो उनको दिल्ली में बैठकर भी टिकट दिलवा नहीं पाए। और उसकी वजह की संघ उनसे नाराज है, जिस तरह की पिछले दिनों में चर्चाएं हुई थी। बहरहाल बहुत सारी अभी सीट हैं जिन पर आपने प्रहलाद गुंजल का जिक्र किया, क्योंकि प्रहलाद गुंजल जिस तरह से खुलेआम वसुंधरा राजे के समर्थन में नारे लगा रहे थे, तो आला कमान जो बीजेपी का है वो तो बहुत ज्यादा अनुशासन में विश्वास रखता है, दिखाता है, दिखता है पार्टी में। तो उसमें देखना होगा कि उस सीट पर क्या होता है। शांति धारीवाल, महेश जोशी, इन सबको लेकर, धर्मेंद्र राठौड़, इनको लेकर तो कांग्रेस की बैठक में जो कुछ हुआ है इसीलिए। लेकिन जिस तरह की लिस्ट आई है, जी राजीव जी कुछ बोल रहे हैं आप? लेकिन कांग्रेस ने भी एक संदेश दिया है और बीजेपी ने भी संदेश दिया है कि हम बगावत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, आप अजमेर में अनीता बघेल जी को वापस मिल गया, वासुदेव देवनानी को वापस टिकट मिल गया, ऐसे ही हिंडोली से अशोक चांदना को मिल गया, पुष्पेंद्र सिंह को पुष्पेंद्र सांगानेर से मिल गया, पुष्पेंद्र भारद्वाज उनको सांगानेर। तो ये सारी चीजें उन्होंने कहा कि भाई जो विरोध करोगे आप किसी का, तो वो कोई लॉजिकल होना चाहिए। सिर्फ विरोध के लिए अर्चना शर्मा को टिकट दे दिया, राजीव अरोड़ा समर्थक दिल्ली तक विरोध करके आए और तमाम वीडियो और न जाने क्या क्या ऑडियो ये जारी किए। लेकिन ये चेतावनी भी दी कि पूरा मालवीय नगर का जो कांग्रेस का पूरा ब्लॉक के पार्षद और वो है, वो इस्तीफा दे देंगे। आज कुछ अखबारों में खबर छपी है। तो वो सब चीजों को दरकिनार करके कांग्रेस ने मेरिट के हिसाब से और बीजेपी ने भी मेरिट के हिसाब से टिकट दी।
जी, हम बीकानेर संभाग में मधु आचार्य जी जुड़े हुए हैं। बीकानेर संभाग में जितनी बार प्रधानमंत्री की रैली से लेकर पिछले दिनों में कई बार जब चर्चाएँ हुई हैं, मधु आचार्य जी आपने हर बार बताया कि वहाँ पर वसुंधरा खेमा नाराज़ नज़र आता था और सक्रियता नज़र नहीं आई, दिखी नहीं। जो लिस्ट आई है, उसके बाद क्या रिएक्शन है वहाँ पर? मीना जी, जैसा दोनों वरिष्ठ पत्रकार साथी कह रहे थे, वसुंधरा जी को बिल्कुल खुश करने की कोशिश की गई है, बीकानेर संभाग में भी किया है। लेकिन मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं इन दोनों वरिष्ठों की बात से। ये उन्होंने एडजस्टमेंट नहीं किया है, चाहे वो कांग्रेस की सूची हो और चाहे भाजपा की सूची हो। भाजपा की पहली सूची से जो असंतोष उपजा था, उससे न केवल भाजपा डरी बल्कि कांग्रेस भी डरी थी, क्योंकि उसके भीतर भी ऐसा कुछ कुछ उनको आभास होने लग गया था। तो मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस की पहली सूची और भाजपा की दूसरी सूची डर के दबाव के बीच आई हुई सूचियां हैं। उसमें नमूने दिखते हैं। अब देखिए, अधिकतर विधायकों को रिपीट किया गया है, चाहे कांग्रेस ने किया है और चाहे बीजेपी ने किया है। मैं बात करता हूं बीकानेर संभाग की। हमारे यहाँ दो कट्टर समर्थक माने जाते थे वसुंधरा राजे सिंधिया के। एक तो सिद्धि कुमारी, जो बीकानेर पूर्व से चुनाव लड़ती आई है, उनका राजनीतिक वसूद केवल और केवल वसुंधरा राजे, और दूसरे नोखा के विधायक बिहारी बिश्नोई। पार्टी ने दोनों को फिर टिकट दिया है, जबकि पिछले 20 दिन से ये चर्चा थी कि इन दोनों सीटों पर नए नामों पर विचार होगा, क्योंकि स्टेट लेवल पर जिस तरह की आपस में झगड़ा अर्जुन राम जी मेघवाल केंद्रीय कानून मंत्री और वसुंधरा जी के बीच में चलता है, और आज की तारीख में कोर कमेटी से लेकर हर जगह अर्जुन राम मेघवाल मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 4 सीटें जो आज डिक्लेयर हुई, तो 4 में से 2 सीटें वसुंधरा खेमे को मिलना, जो दोनों उसके आदमी थे। तो उससे लगता है कि वसुंधरा के प्रभाव को धीरे धीरे पार्टी ने महसूस किया और ये माना है कि राजस्थान विधानसभा के चुनाव में वसुंधरा राजे एक बड़ा फैक्टर है। और एक टिकट जो मिला है, जिसे पूरी की पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि संघ का दखल है, संघ के ही वो कार्यकर्ता हैं। उन्होंने अभी बमुश्किल 20 दिन पहले ही भाजपा ज्वाइन की है। बीकानेर पश्चिम से डॉक्टर बीटी गल्ला के चुनाव क्षेत्र से जेठानंद व्यास को दिया गया है। ये हिंदू जागरण मंच के संयोजक हुआ करते थे और हमारे हर बार नवरात्रा पर बड़ी यहाँ हिंदू जागरण रैली निकाला करते थे, और हिंदू नेता के रूप में उनकी पहचान है। ये टिकट विशुद्ध रूप से संघ की देन माना जाता है, क्योंकि संघ के वो सक्रिय कार्यकर्ता थे पिछले 20 सालों से, उनको राजनीति में लाया गया है। क्योंकि बीकानेर पश्चिम डॉक्टर गोपाल जोशी की मृत्यु के बाद एक वैक्यूम था, दावेदार बहुत थे, उन सब के बीच में एक टिकट ये संघ को गया है। और चौथा टिकट जो है, जो घोषित हुआ, बिहारी बिश्नोई और सिद्धि कुमारी के अलावा हमारे जिले में केवल और केवल एक विधायक ऐसे हैं जो खुले तौर पर अर्जुन राम मेघवाल के समर्थक थे। वो है लूण कंसर के विधायक सुमित गोदारा। उनका टिकट विधायक होने के नाते फिर से रिपीट हुआ है। लेकिन गौर करने लायक बात है कि 2 सीटें रुकी है जिनको होल्ड किया गया है। एक तो है कोलायत की सीट और दूसरी है खाजूवाला की सुरक्षित सीट। कोलायत की सीट आप अच्छी तरह से जानती हैं कि दबंग और कद्दावर नेता देवी सिंह भाटी का इलाका है, और देवी सिंह भाटी को कुछ दिन पहले लिया गया है पार्टी में, और वो भी वसुंधरा जी के बहुत निकट के व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन उनकी सीट को होल्ड किया गया है, जबकि वो क्षेत्र में 10-12 दिन से घूम रहे हैं। ठीक इसी तरह से खाजूवाला इलाका, जहां से पूर्व विधायक विश्वनाथ मेघवाल दावेदार हैं, जो संसदीय सचिव भी रहे हैं, वो भी वसुंधरा राजे के निकट के व्यक्ति हैं। तो वसुंधरा राजे के 2 टिकटों को क्लियर किया गया, लेकिन 2 टिकटों को अब भी होल्ड किया गया है। इससे लगता है कि वसुंधरा राजे को स्वीकार तो किया गया है। जैसे मैं आरंभ में ही आपको कहता था कि यहाँ वसुंधरा फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है बीकानेर में। 4 लोग ये थे जो हमेशा से उसके साथ थे। गोपाल जोशी की डेथ हो गई, वो भी वसुंधरा राजे के साथ थे, लेकिन उसके प्रभाव को कम करके एक जगह संघ को दिया गया है। 2 टिकट रिपीट किए गए हैं और 2 होल्ड किए गए हैं। लेकिन लगता यही है कि वसुंधरा राजे के डर को पार्टी ने भीतर से स्वीकार किया है। वसुंधरा राजे के जो समर्थक थे उसको स्वीकारा है।
आपने भी मधु जी कुल मिला के राजीव जी और संजीव जी की बात को स्वीकार किया है। आगे बढ़ते हैं, वापस आऊंगी मैं आपके पास। अभी जो 2 सीट है उन पर आना बाकी है नाम, और नाम जब आएगा तो उसमें क्योंकि देवी सिंह भाटी को बीजेपी ज्वाइन कराई गई है बाकायदा, और जिस तरीके से कराई गई है तो उसमें देखना होगा किस तरह से निकल कर आती है दोनों सीट पर तस्वीर। लेकिन एक सवाल ये भी है मधु आचार्य जी कि ये जो नाम है, चाहे वो संघ के हों, चाहे वो वसुंधरा राजे समर्थक हों, चाहे वो अर्जुन राम मेघवाल समर्थक हों, ये कैंडिडेट्स विनिंग कैंडिडेट है? देखिए, नोखा में बिहारी बिश्नोई सिटिंग एमएलए और वहां सिटिंग एमएलए सुमित गोदारा है। सिद्धि बाईसा तो निश्चित रूप से, सिद्धि बाईसा के टिकट पर जब सवाल उठा तो लोगों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि 3 चुनाव पहले ये सीट बनी थी परिसीमन के बाद में, बीकानेर पूर्व, और वो तीनों चुनाव सिद्धि कुमारी जी ने बड़े मतों के अंतर से जीते हैं। और कांग्रेस ने वहां खूब तीनों बार में कई नए प्रयोग किए, लेकिन सारे प्रयोग विफल हुए। उसके बावजूद भी उनके टिकट को संशय में डाला गया था, क्योंकि उनके एकदम स्पष्ट उनका कहना था कि मैं वसुंधरा राजे जी के साथ हूं, वसुंधरा जी कहेंगी और पार्टी आदेश देगी तो चुनाव लड़ लूंगी, तो नहीं तो मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है, ये वो आरंभ में कहा करती थी। लेकिन इसके बाद भी बस राजघराने की है, हमारे यहाँ बीकानेर का राजघराना पब्लिक कनेक्ट ज्यादा था, और कम से कम राजशाही समाप्त होने के बाद उसके सामाजिक सरोकार ज्यादा रहे बीकानेर की जनता के साथ। मैं खुद अच्छी तरह से जानता हूं सिद्धि बाईसा को कि उन्होंने 3 चुनाव लड़े, तीनों चुनाव में चुनाव के समय वो सक्रिय होती हैं, या जैसे कोरोना की आपदा आई या कोई संकट आता है तो उस समय वो मैदान में रहती है, बाकी वो कहीं भी नजर नहीं आती, ये लोग जानते हैं। लेकिन लोगों की राज परिवार के प्रति गहरी आस्था है। और दूसरी बात, उनकी एक सबसे बड़ी खासियत है कि कभी भी उन्होंने, चाहे कोई और दल का हो, कोई और कहीं का हो, कोई कर्मचारी हो, किसी के भी खिलाफ नेगेटिव नहीं लिखती, वो किसी के भी खिलाफ नेगेटिव नहीं बोलती। और जब उनको अपना विधायक का कोटा बांटना होता है तो उनके हिस्से में 30 वार्ड आते हैं नगर निगम के, तो वो 30 वार्ड में समान रूप से अपने कोटे का वितरण करती है, वहां भी भेदभाव नहीं करती, तो उनकी एक इमेज भी बहुत अच्छी है। लेकिन बिहारी बिश्नोई जी के सामने नोखा में इस बार संकट आएगा, क्योंकि पिछली बार कन्हैयालाल जी जमर पूर्व में सिद्धि बाईसा के सामने लड़े थे, वो इस बार वहां जाकर निर्दलीय लड़ेंगे। पिछली बार जो कांग्रेस का एंटी वोट था, जिसमें सीटी शामिल है नोखा की, वो वोट पूरा का पूरा ट्रांसफर हुआ था भाजपा को, लेकिन उस वोट को लेने वाले कन्हैयालाल जमर इस बार निर्दलीय कैंडिडेट हैं। और नंबर 2, रामेश्वर जी डूडी चूंकि अस्वस्थ हैं और पार्टी इमोशन के गेम पर उनकी पत्नी को टिकट दे रही है, तो मेरे ख्याल से बिहारी बिश्नोई को कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और लेकिन सुमित गोदारा का चुनाव क्षेत्र जो है लूणकणसर, उसमें स्थिति बड़ी रोचक है, क्योंकि वो जाट बेल्ट है, पूरा का पूरा जाट बाहुल सीट है। कांग्रेस का टिकट वहां तय करेगा कि सुमित गोदारा की स्थिति क्या रहेगी, क्योंकि कांग्रेस में बड़ी कला है। मैं हमेशा से कहता आया हूं आपको कि कांग्रेस को हराती है इन सीटों पर। तो पिछली बार का नतीजा यही था, सुमित गोदारा के जीत में उनका जितना योगदान था उससे कम योगदान कांग्रेसियों का रहा हो, ऐसी बात भी नहीं है। तो इस बार कांग्रेस टिकट का चुनाव कैसा करती है उसमें वहां की टक्कर निश्चित करेगी। और डूंगरगढ़ का मैंने आपको पहले ही बताया, जाट बेल्ट, ताराचंद जी को टिकट, लेकिन पहले निर्दलीय 8,000, दूसरा चुनाव भाजपा मेन जीते हुए कैंडिडेट से 40,000 पीछे। तो अभी कुल मिलाकर बिसात तब बिछेगी जब कांग्रेस के 6 टिकट बाकी आने हैं। 1 टिकट डिक्लेयर हुआ है ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी का, देवी सिंह जी के इलाके से। अब बाकी क्या रहता है कांग्रेस के टिकटों का, उससे चुनावी गणित बनेगी और बिगड़ेगी, क्योंकि आरएलपी उसमें एक बड़ा रोल निभाएगी। बिल्कुल, आरएलपी इस बार कितना बड़ा रोल निभाएगी ये अपने आप में एक बहस का विषय, और एक शो सिर्फ इसी पर होना चाहिए, और आने वाले दिनों में होंगे भी, और एक नहीं कई बार हमें चर्चा करनी होगी, क्योंकि जब सारी 200 विधानसभाओं में कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट सामने आ जाएंगे और उसके बाद आरएलपी किसको खड़ा करती है, उससे पता चलेगा कि ग्राउंड पर दरअसल फाइट किसके सामने कितनी है। लेकिन आरपी विजय जी, इस वक्त जो लिस्ट आई है उसमें अशोक लाहोटी का नहीं आना, अशोक परनामी का नहीं आना, पार्टी में किस तरह की चर्चाएं हैं? ऐसे ही कुछ और नाम जो अपेक्षित थे, या लगता था कि धन बल तमाम तरह के जो उनके दबाव हैं, प्रयास हैं,
ताकत है, उसके बाद भी वो जो नहीं आए हैं, उससे क्या पार्टी के भीतर किस तरह की चर्चाएं हैं? मीना जी, आपको आरपी पता है विजय जी। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो डिसीजन लेता है वो राजस्थान की, हाँ आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए आप प्लीज। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो डिसीजन लेता है वो जिताऊ कैंडिडेट के हिसाब से लेता है। आज की तारीख में मैं आपको बताऊं कि अभी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अशोक लाहोटी जी पहले सिविल लाइन से लड़ चुके हैं, तो सिविल लाइन्स में हो सकता है कि कुछ चेंजेज आए, या क्योंकि अभी जयपुर की 4-5 सीटें बाकी है हमारी, तो उनमें हो सकता है कुछ चेंजेज आए। तो अभी हम कोई आगे पीछे नहीं सोचे, हो सकता है कहीं ना कहीं वो एडजस्ट करे। ऐसा होता है कि कोई आदमी अगर चुनाव लड़ लेता है तो ये कोई गारंटी नहीं होती कि हर बार उसको चुनाव लड़ाई जाए। संगठन में भी हमको आदमी चाहिए, तो संगठन के लिए भी आदमी हो सकता है, क्योंकि आज के तारीख में किसी को चुनाव नहीं लड़ाने का अर्थ नहीं होता है कि उनको बीजेपी ने दूर कर दिया। संगठन में भी हमको आदमी चाहिए। संगठन अगर अच्छा चलता है, सामंजस्य अगर सरकार और संगठन में अच्छा चलता है, तो ही वो सकारात्मक आंसर आते हैं सारी चीज, जवाब हर चीज का सकारात्मक आता है। तो हमारा सोच ये है कि हो सकता है कि पार्टी को इस समय संगठन में कोई अच्छे आदमी की दरकार हो, तो हो सकता है कि जैसे अभी बजरलाल जी को दिया, वो हमारे यहाँ के जनरल सेक्रेटरी, उनको टिकट दिया है सांगानेर से, तो अशोक लाहोटी जी को हो सकता है कि संगठन में सोच रहे हो या और कोई चीज सोच रहे हो, तो ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसीजन लेता है। रही बात आपकी बाकी की, अभी हमारे पास 76 सीट है, 76 सीट में हमारे कैंडिडेट आने हैं। हो सकता है कि कुछ रद्दोबदल, कुछ इधर से उधर शिफ्ट भी करें। हो सकता है जैसे भी आपने देखा कि जो हमारे नरपत सिंह जी राजवी थे, वो विद्यालय नगर से थे, वहां से दिया कुमारी जी को दिया गया है, उनको चित्तौड़गढ़ शिफ्ट किया गया। इस तरीके की चीजें हो सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड अगर कोई टिकट देता तो वो जिताऊ कैंडिडेट को देता है, और जिताऊ कैंडिडेट पैरामीटर होता है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, कोई भी अगर देता है, हारने के लिए कोई खड़ा नहीं करता, सब जीतने के लिए करते हैं। बट ये मेरे को लगता है, ये मेरा पर्सनल है, मैं पिछली बार जब वसुंधरा जी 163 सीट लेके आई थी, मैं फीडबैक कमेटी में था, तो वसुंधरा जी ने पूछा था कि कौन जीतता हो लग रहा है, सबसे फीडबैक कमेटी ने सबसे 200 विधायकों से हमने बात करी जो कैंडिडेट थे हमारे उनसे, तो हमको ऐसा लगा कि कोई हारने वाला ही नहीं है। तो सेम सिचुएशन इज हैपनिंग नाउ। यही मेरे को इस बार लग रहा है कि जो आप सोच रहे हैं अभी, जो रेवड़ियां बांटी है, 4.5 साल तक कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, और लास्ट के 4.5 महीने में आपने रेवड़ियां बांटी है, पब्लिक सब जानती है और सबको पता है कि किस तरीके से शासन होता है। इन्होंने क्या किया, 4.5 साल बजट की घोषणाओं के लिए कैंप लगा दिए इन्होंने। सबको पता है कि जो चीजें बजट में घोषणा करती है उनके लिए इन्होंने कैंप लगाए। ये प्रैक्टिकल पॉसिबल इन्होंने कैसे कर दिया, मेरे तो ये समझ में नहीं आता। बट जादूगर जादू, अशोक कहते हैं ना, अशोक जी तो पॉलिटिकल जादूगर है। अभी उनकी जादूगरी का पता पड़ेगा यहाँ पे। आपको ये मानना पड़ेगा कि अशोक गहलोत जी है ना, इस बार बहुत लाचार मुख्यमंत्री रहे। किस तरीके से लाचारी थी उनकी, न उनसे आपने मिनिस्टर संभल रहे थे, न उनके कार्यकर्ता संभल रहे थे, न विधायक संभल रहे थे। वो एक दूसरे में जैसे सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, सामूहिक जिम्मेदारी मंत्रिमंडल की, ये कोई नाम की चीज नहीं थी। एक दूसरे के ऊपर करप्शन के, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, बट कोई संभालने वाला नहीं है। हाई कमांड उनका इस लेवल का नहीं है कि वो कोई डिसीजन ले, जैसे आप बता रहे थे रंधावा जी ने बोला, उन्होंने बोला, कुछ नहीं करने वाले थे ये लोग। इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। बेसिकली क्या है, इन्होंने अपना टाइम पास किया 4.5 साल, और लास्ट के 4.5 महीने के अंदर आरपी विजय जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आप, तो बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनेगी इस चुनाव के नतीजों के बाद, जो कैंडिडेट्स के नाम आए हैं उनमें से कितने विनिंग कैंडिडेट हैं, कितने जीत कर आएंगे। और अभी जो पहली लिस्ट थी 41 की, उसके बाद जो बगावत हुई, उसका असर इस लिस्ट पर कितना पड़ा, ये भी हम समझेंगे। लेकिन हमारे साथ ज्ञानचंद पारक जी, ज्ञानचंद पारक जी मौजूदा विधायक हैं और 4 बार के विधायक हैं। मैं सही हूँ ज्ञानचंद पारक साहब, आप 4 बार के बीजेपी 5 बार से मैम, 5 बार से हूँ मैं, 5 बार से हैं, और आपको इस बार फिर टिकट मिला है। ज्ञानचंद जी से हाल ही में हमने एक लंबा साक्षात्कार किया था, तो उसमें उन्होंने उनकी सरलता, सहजता, उन्होंने बहुत ही मतलब सहजता से कहा था कि किसी को भी टिकट दें, हम तो पार्टी के जो है वो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और पार्टी के लिए काम करेंगे। और लगातार एक ही सीट से जीतने का रिकॉर्ड ज्ञानचंद पारक जी का 5 बार पाली से।
पार्थ जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको फिर टिकट मिल गई है। धन्यवाद आपको। तो ये जो लिस्ट आई है ज्ञानचंद पारख जी, ये लिस्ट को देखकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है पूरी लिस्ट पर? नहीं, बहुत अच्छी लिस्ट है। हमारे जो शीर्ष नेता है उन्होंने वाकई में जो सबसे बेहतर कार्यकर्ता थे उनको मौका दिया है चुनाव मैदान में उतार कर। आपकी तैयारी कैसी है? मैं 5 साल बरोबर तैयारी रखता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे नई तैयारी करने की आवश्यकता है। मैं जब 2018 में चुनाव जीता था तब से लेकर अब तक लगातार निरंतर काम कर रहा हूँ और उतना ही काम कर रहा हूँ जितना मैं पहले दिन काम कर रहा था, आज भी उतना ही काम कर रहा हूँ। मेरी अच्छी तैयारी है। ज्ञानचंद जी, एक बात और, जब आपसे साक्षात्कार कर रहे थे तब समझ में आई थी, कुछ जो लोगों का रिएक्शन आया था उसमें ये कि एक ही जगह से, एक ही विधानसभा से एक ही व्यक्ति को बार बार टिकट देते हैं तो नए चेहरों को, नए लोगों को मौका नहीं मिलता है। तो जैसे पहली लिस्ट के बाद जो रिएक्शन आया, आपके यहाँ भी कुछ ऐसी अपेक्षा, संभावनाएं दिखती हैं, देखी जा सकती है? नहीं, मेरे यहाँ कोई रिएक्शन नहीं है। बहुत खुशी का माहौल है। 99% कार्यकर्ता सीधे मेरे से जुड़े हुए हैं और वो लगातार इंतजार कर रहे थे कि कब सूची आए और मेरा नाम आए। और जो ही आज सूची आई, सारे कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। कहीं किसी प्रकार का विरोध का स्वर नहीं। जो मेरे सामने प्रयास कर रहे थे वो भी मेरे साथ हैं और मेरे लिए काम कर रहे हैं। जी, एक और बात है ज्ञानचंद जी, हमारे तमाम पैनलिस्ट इस बात पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आप पार्टी के भीतर हैं, आप संघ से भी जुड़े हुए हैं, ग्राउंड वर्क से भी जुड़े हुए हैं और आपने पार्टी की गुटबाजी भी देखी है। जो पार्टी के भीतर गुटबाजी थी लगातार, या जो दिखाई जा रही थी, देखी जा रही थी, समझ में आ रही थी, उसमें इस लिस्ट को देखने के बाद आपको लगता है कि उसमें एक विराम लग जाएगा? नहीं, पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। सारी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक है और सारे राष्ट्र हित में काम करने वाले व्यक्ति हैं जो राष्ट्र के लिए जैसी जिम्मेवारी उनको सौंपते हैं उस दिशा में वो काम करते हैं। मुझे पार्टी में कहीं ऐसी गुटबाजी की दिखाई नहीं देती। जी, आप बने रहे हमारे साथ। राजेश कटारा जी, कि जो लगातार वसुंधरा राजे को लेकर आप लोगों की चिंता थी कांग्रेस पार्टी की, और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने आप लोगों की चिंता को लगातार बढ़ाया, और बढ़ाने से नतीजा ये हुआ कि आप लोगों ने हर बार इसे ही मुद्दा बनाया कि वसुंधरा राजे जैसी नेत्री को बीजेपी ने दरकिनार किया हुआ है। अब जब इस लिस्ट से मैसेज, संदेश ये जा रहा है कि बीजेपी ने वसुंधरा राजे और उनकी पूरी टीम को मजबूती के साथ मैदान में उतारा है, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं पार्टी का जो स्टैंड था उसमें कोई चूक हो गई हो? मीना शर्मा जी, कांग्रेस हमेशा से बराबर के प्रतिद्वंदी के सामने खड़ा रहना चाहती है। कांग्रेस विपक्ष का बराबर सम्मान करती है, केंद्र से लेकर राज्य तक। हमने इसलिए उनको चाहा कि वो बराबर के टक्कर की है वसुंधरा जी कांग्रेस की, और वो आनी चाहिए, और हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। केंद्र में भी एक बार ऐसा वाकया देखने को मिला था, अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे चुनाव हारे थे, उस समय उनको दूसरी जगह चुनाव लड़ाया गया और वापस उनको संसद में लाया गया। तो कांग्रेस ने कभी ये सोच नहीं रही विपक्ष खत्म हो जाए। हम चाहते हैं विपक्ष मजबूत होगा तो जनता के काम होंगे, हमें अच्छी सलाह देंगे तो हम उनको ही मानने के लिए तैयार हैं। वसुंधरा जी विपक्ष की मजबूत नेता थी और हैं, इसलिए हमने, और महिला होने के नाते उनको जिस तरह से दरकिनार कर रहे थे तो हमने कोई गलत तो नहीं बोला। अगर ये इतनी हिम्मत हमारे अंदर ही है कि हम विपक्ष के लिए भी सही बात बोलते हैं, हम ऐसे नहीं सोचते भाई उनके लिए ना बोले, हमने सही बात बोल करके ये साबित कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी जन कल्याणकारी योजनाएं और जनता से जुड़ी हुई बात, चाहे वो विरोधी की हो चाहे अपनी हो, सबको करती है। तो कांग्रेस पार्टी खुश है, वसुंधरा राजे के आने से आपकी फाइट मजबूत होगी, मिशन रिपीट में थोड़ी चुनौती, चैलेंज बढ़ेगा? बिल्कुल, चुनौती बराबर की हो तो आनंद ही अलग है उस चीज का। चुनौती हम स्वीकार करते हैं। अभी विजय साहब बोल रहे थे कि पहले मैं था उस कमेटी में तो हम सोचे 200 का 200 हम चुनाव जीतेंगे, कोई हार ही नहीं रहा। तो इनकी जो गलतफहमी थी दूर हो गई, सरकारी नहीं आई इनकी। तो आज अभी भी ये बोल रहे हैं 2/3 बहुमत से आएगी, तो हो सकता है कहीं वही स्ट्रेटजी कहीं ना आ जाए वापस के, सरकारी ना आए इनकी। तो सोचना अलग तरह की चीज है और करना अलग तरह की चीज है। 163 सीट लेके आए थे हम जब बात कर रहा हूं। अच्छा, उस समय नहीं, पर आपने कहा था कि 200 की 200 जीतेंगे, कोई हार ही नहीं रहा हमारा, फिर भी आपका आंकड़ा गलत साबित हुआ। अब आप 2/3 बहुमत की कर रहे हो, तो ऐसा ना हो कि सरकारी ना आए। जनता पार्टी कभी
राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी हारी है ना तो 70-75 सीटें लेके हारी है, और आपकी पार्टी है जो 56 और 21 वो सीट। आप थोड़ा सा मंथन करें, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आती है। भारतीय जनता पार्टी आपकी जैसे है ना दूसरों की पार्टियां तोड़ करके सरकार बनाने वाली पार्टी नहीं है, वो खुद के बेस पे आती है। आप लोग क्या करते हो? आज की तारीख में आपने 2 साल जो अशोक गहलोत जी आए 2 बार में क्या किया आपने? दूसरी पार्टी को तोड़ करके आपकी सरकार बनाई आपने, किया क्या आपने? आप चाहे हमारे शेड्यूल में देख लो, दुनिया देख लो, विजय जी, ये बात तो आप नहीं बोले ज्यादा ठीक रहेगा कि दूसरी पार्टी को तोड़ के सरकार बनाई है। आपने कितने राज्यों में सरकार बना ली दूसरी पार्टी को तोड़ तोड़ करके, आप कुछ काउंटिंग नहीं कर पाओगे। ये श्रेय तो आपके लिए जाता है। आप एमपी में देख लीजिए आपने क्या किया। आरपी विजय जी, अब महाराष्ट्र में देख लीजिए क्या हुआ। नैतिक अधिकार कर चुकी आरपी विजय जी, बीजेपी ये कहने का नैतिक अधिकार खत्म कर चुकी है। नैतिकता नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। नैतिकता की बात तो आप करें ही नहीं, ज्यादा ठीक रहेगा। आप एमपी में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए। प्लीज कटारा जी, हम विषय पे बने रहते हैं। विषय ये है, संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि अब जो इलेक्शन है वो वाकई में रोमांचक होने जा रहा है। जिस तरह से फाइट में, जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, बल्कि समाज के सीनियर पत्रकारों के द्वारा, ओपिनियन मेकर्स के द्वारा जो ये मुद्दा लगातार उठाया जा रहा था कि बीजेपी में वसुंधरा राजे जो हैं उनके बिना चुनाव को आगे बढ़ाना और जीत की तरफ जाना मुश्किल है। केंद्रीय नेतृत्व ने तमाम सर्वेस को ध्यान में रखते हुए इस बात को समझा है और उसके बाद लिस्ट भी तेजी से बीजेपी ने कांग्रेस से पहले जो सामने रखी है और उस लिस्ट में जिस तरह की तस्वीर और संदेश दिया है उससे अब इलेक्शन जो है वो निश्चित रूप से फाइट ज्यादा, जो मिशन रिपीट का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एकदम निश्चिंतता से, और ये लग रहा था माहौल कि बीजेपी में जिस तरह की गुटबाजी है, जो एक तरह से डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं है, डिसीजन कोई हो ही नहीं रहा है, वसुंधरा की वजह से बहुत नुकसान होगा, ये सारी बातें बंद हो जाएंगी क्योंकि अब चुनाव में वैसे भी बहुत कम समय बचा है। तो अब लिस्ट आने से कैंडिडेट्स पूरी तरह चुनावी मैदान में तैयार हैं और ये लिस्ट क्या चुनाव में फाइट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाली भी है? देखिए मीना जी, बीजेपी की तरफ से 125 सीट्स घोषित हो गई है, कांग्रेस की तरफ से अभी 33 सीट। तो कांग्रेस ने तो अभी 15% सीट्स डिक्लेयर की हैं लगभग। तो एक बार और उम्मीदवार सब सामने आ जाएं, उसके बाद इस पे और विस्तृत टिप्पणी की जा सकती है अपनी समझ अनुसार। लेकिन ये बात आपकी तय है कि हमने पिछले 1998 के बाद से लगातार पिछले 25 साल, या आप कहें भैरव सिंह जी 93 से 98 थे, फिर अशोक गहलोत, तो हर 5 साल में सरकार बदलती है। तो इस बात का श्रेय तो अशोक गहलोत को किसी हद तक देना ही पड़ेगा कि इस बार जो हम 3-4 महीने पहले सभी मान के बैठे थे कि भाई कांग्रेस जाएगी, बीजेपी आएगी, उसको उन्होंने एक मुकाबले में परिवर्तित कर दिया। राजस्थान में एकदम परसेप्शन की दृष्टि से, बातचीत की दृष्टि से ये माहौल जरूर बना कि भाई कड़ा मुकाबला है, अब देखिए, और सब मान रहे कड़ा मुकाबला। लेकिन इस कड़े मुकाबले में ये सब जो अब समीकरण बदल रहे हैं कि उधर वसुंधरा की वापसी हो गई है, या कम से कम परसेप्शन में, घोषित तो होगा नहीं उनका चेहरा, इधर कांग्रेस के टिकट्स में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, 3-4 नावों पे आला कमान का बड़ा सख्त रवैया है, लेकिन वो स्थानीय लेवल पे बड़े लोकप्रिय नाम है, जैसे शांति धारीवाल। कोटा में शांति धारीवाल का विकल्प कांग्रेस के पास कौन? तो ये सब चीजें हैं, तो उससे ये जरूर है कि हाँ, कांटे का मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है, क्लोज कंटेस्ट है, लेकिन बीजेपी की एज दिखती है, बीजेपी आगे दिखती है, उसके पीछे इतिहास भी है, पिछले 30 साल का, हर 5 साल में सरकार बदलने का। और इतिहास से ज्यादा भी एक बड़ी बात है, देखिए जब कांग्रेस हारती है इलेक्शन अपने 5 साल की टर्म पूरी करके, तो बहुत बुरी तरह हारती है। पिछली बार 21 पे थी, चलिए वो एक एक्सेप्शनल इलेक्शन था, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की पूर्व संध्या पे एक तरह से कह लें, तो वो बहुत बड़ी लहर का था। लेकिन उससे पहले जब 2003 में भी जब नंबर 1 चीफ मिनिस्टर घोषित हुए थे अशोक गहलोत,
तब भी 55 सीट ला पाए थे। तो कांग्रेस जोर से हारती है, बीजेपी एक डिग्निटी के साथ हारती है। वसुंधरा भी 2 बार हारी, भैरव सिंह जी बुरी तरह से हारे थे 1998 में, 35-36 सीट पे निपटे थे, लेकिन वसुंधरा की सीट दोनों बार 70 और 80 के बीच तक का फासला तय कर लेती है। तो एक पार्टी है जो जोर से हारती है, जीतती है तो बड़ी मुश्किल से जीतती है, 100 तक नहीं पहुंच पाती, 96, 98, 99 ऐसे होती है, और दूसरी जीतती है तो जोरदार जीतती है और हारती है तो सम्मानजनक। तो उसको भी तो हमें उस वोट प्रतिशत का जो फर्क है उसको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई अगर कांग्रेस को अब रिवाज ही बदलना है, परिपाटी बदलनी है 5 साल बदलने को, तो कांग्रेस को कितनी ऊंची छलांग लगानी पड़ेगी। कहाँ तो आप जोरदार ढंग से हारते हुए जीतते बड़ी मुश्किल से हैं, उस पर एक बार फिर रिपीट कर जाएंगे, तो उसकी संभावना कम से कम मुझे बहुत मुश्किल लगती है। संभव सब कुछ है राजनीति में, लेकिन आप इतना फासला कैसे तय करेंगे, ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। और बीजेपी ने मेरे ख्याल से अपना गेम प्लान, शायद वसुंधरा के बिना भी उन्हें एज ही थी, वसुंधरा के साथ और एक बड़ा जो फैक्टर है एक्स फैक्टर, वो आपने न्यूट्रलाइज कर दिया, वो साथ में जुड़ जाएगा। कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों का एक बड़ा गुट है, 2 बार की चीफ मिनिस्टर का अपना आप ही बड़ा गुट बन जाता है, कोई बने 2 बार चीफ मिनिस्टर, 3 बार चीफ मिनिस्टर। तो ये इस समय बीजेपी की एज लग रही है, लेकिन देखिए तरह की बाकी लिस्ट आती है क्या होता है। लेकिन इस चुनाव का केंद्र बिंदु, सेंटर पीस, मैं अभी भी कहता हूं वसुंधरा राजे नहीं है, इस चुनाव का सेंटर मुख्य पात्र अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ने ये स्थितियां ऐसी बनाई हैं कि आज ये कंटेस्ट हुआ है। अशोक गहलोत ने ये कंटेस्ट एक लेवल पे, आज के बाद अशोक गहलोत बनाम वसुंधरा थोड़ा थोड़ा लोगों को लगेगा, लेकिन अब तक तो आज दोपहर तक तो गहलोत वर्सेस मोदी कंटेस्ट था ये। तो इसको कंटेस्ट बना देने का श्रेय भी उनको जाएगा। अब ये भी शायद उन्हीं पे जाएगा कि फिर तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बन के फिर हारेंगे। तो ये सब एक मतलब पॉसिबिलिटीज हैं, हमें मालूम नहीं, बट संभावनाओं की दुनिया में अगर हम जाएं, झांकें और अपनी समझ से देखें, तो शायद इस तरह का दृश्य बनता नजर आता है। जी, श्याम सुंदर शर्मा जी जुड़े हैं हमारे साथ। श्याम जी, लिस्ट देखने के बाद कांग्रेस और बीजेपी क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिएगा कि बीजेपी की दूसरी सूची, उन्होंने 7 सांसदों को उतार करके 15 जगह जो विद्रोह की स्थिति थी उसको कम करने का प्रयास किया, और वसुंधरा राजे को थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश भी की कि कुछ लोगों को उनको दिए हैं। 27 की नाम चर्चा हो रही है, लेकिन कहते हैं कि 13-14 लोग तो इनके हैं जिनको टिकट दिया गया है। और ये भी बात है कि राजवी को फिर से चित्तौड़गढ़ उतारा है। पहले राजवी चित्तौड़गढ़ से जीत चुके हैं, चित्तौड़गढ़ लेने के बाद जो वहां का चंद्रभान आके आए, वो निश्चित रूप से जीतता आ रहा था, क्यों तो काटा, अब वो विद्रोह की स्थिति में आ गया है, वहां विद्रोह हो रहा है और बहुत तेजी से किस तरह से क्या होगा। लेकिन जो जेपी नड्डा संभाग स्तर पर मिल करके गए थे, उसका प्रभाव भी देखने को इस सूची में देखने को मिल रहा है। और देखिए कल जब प्रधानमंत्री जी केंद्रीय बैठक कर रहे थे तो संदेश देके के कहा कि अब जाकर के शोर शराबा मत करना, कोशिश करना किसी तरह से हम वोट दे सकें। लेकिन कांग्रेस पीछे नहीं रहने, कांग्रेस कहने लगी कि भाई जब 83 लोगों की दूसरी सूची बीजेपी ने दे दी, तो हमारी सूची छोटी देकर के चर्चा तो कराओ कम से कम। उन्होंने अपनी सूची दे दी और इसमें वही लोग आए जो कि बड़े बड़े लोग थे, कोई छोटा लोग तो इसमें दिखा नहीं। और देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर को सुरक्षित रखा है, दोनों परिवारों को, विश्नोई परिवार को और मदेरणा परिवार को, दोनों को टिकट देने का काम किया है। महेंद्रजीत मालवीय को भी दे दिया टिकट, सचिन पायलट को भी दे दिया। लेकिन सीपी जोशी इस बार पुरानी वाली चाल में फंस गए, जैसे कल्याण सिंह जी से एक वोट से चुनाव आ रहे थे, अब तो देखिएगा उदयपुर राजघराना आ गया है, अब उसके सामने आपको खड़ा होना है। अब जोशी जी क्षेत्र में घूम नहीं पाएंगे, भीलवाड़ा उदयपुर वगैरह संभाग में, वो अपने यहाँ पे दायरे में सीमित होकर के कोशिश करेंगे कि किसी तरह से जीत के आए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, उनकी राजनीति तो खत्म हो जाएगी। और मैं देख रहा था अर्चना शर्मा का है रुतबा है, इसका मतलब मुख्यमंत्री जो चाहते थे कि मेरे को उतार दे, सचिन पायलट अपने को चाहता था, तीनों को नहीं उतार पाया, अर्चना शर्मा टिकट लेके आने में सक्षम हो गई। अब देखिए क्या पुष्पेंद्र भारद्वाज आ गया सक्षम होकर के। अब मैं कहूँ कि ये सांगारी की सीट इतनी चर्चा का विषय थी, लिम्बाराम बीच में थे, अब ये नए उम्मीदवार को जो लाए हैं, और मेरे को ये समझ में नहीं आता कि इस उम्मीदवार को किसने तय किया क्या, ये भी भरतपुर के रहने वाले हैं,
अब आए हैं, कहते हैं संघ से हैं, चंद्रशेखर मिश्रा जी के हैं, किसके हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अशोक लाहौटी का टिकट काटा जाना तो लिम्बाराम जी वाला मामला दिखता है, लेकिन भजनलाल को टिकट देना, क्योंकि भजनलाल है पुराने सतीश पूजा के खासम खास रहे, फिर सीपी जोशी के भी ठीक हो गए, अभी महामंत्री कंटिन्यू है और उनको टिकट दिया गया। अब यहाँ तो गोपाल शर्मा और प्रताप राव और पता नहीं किस किस की चर्चा हो रही थी, किसी को टिकट नहीं मिला, लेकिन ये टिकट लेके आए घनश्याम तिवारी, मुझे लगता है कि सक्रिय है, उनका प्रतिनिधित्व, क्योंकि वो अपने बेटे को भी लेने की बात रही थी लेकिन नहीं पाए। लेकिन अभी देखिए इंतजार की, जब तीसरी सूची आएगी तो कुछ सांसद और उतारे जाएंगे, ये नहीं उतारे जाएंगे, कुछ सांसदों को वेटिंग एंड वॉच पे रखा। और ये कहा गया कि कांग्रेस के लोग कौन कौन आ रहे हैं, कांग्रेस के लोगों को वहीं घेरो, गोविंद सिंह डोटासरा को घेर दिया, सुभाष मेहरा को जो कांग्रेस से आए थे लो टिकट दे दिया टिकट, और बाकी कहा संदेश। और देखिएगा बीजेपी ने भी देखिएगा जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे बढ़ाना टिकट दे दिया, जो कांग्रेस से टिकट लड़ा था धौलपुर में, जो जीजे साली जी तो अभी कांग्रेस में आई है, शोभा रानी तो कल रात को कांग्रेस में आई है, आज बीजेपी ने कहा जीजा जी को टिकट देके उतार दिया। अब जीजा जी जीतेंगे नहीं जीतेंगे मुझे नहीं पता। ज्योति मिर्धा को उतारा, अब ज्योति मिर्धा के साथ तो ये हो जाएगा कि पिता, देखिए जो बेटी कह रहे थे ना, अभी देखिए रिचपाल मिर्धा कह रहे मेरी बेटी के लिए चुनाव प्रचार करूंगा, मेरे यहाँ आड़े नहीं आएगी पार्टी, लेकिन बेटे को भी टिकट दिया। अब बेटे का प्रचार करेंगे, बेटी का प्रचार करेंगे, या दोनों का प्रचार करेंगे? वो तेजाजी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अब झाड़ू और बोतल कितनी कारगर होगी, अभी कुछ दिन बाद देखिए झाड़ू और बोतल सक्रिय है, वो कितने को ले जाएगी और अपने यहाँ कहेगी उम्मीदवार बनो, क्योंकि हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, अभी खाली पड़ा है। और देखिएगा बीएसपी ने भी उतारा, भीम आर्मी आ गई, रोहतास तो भीम आर्मी की, अनीता वो भीम आर्मी के थ्रू आ रही है। तो ये सब चीजें देखिए, और सुरेश रावत का विरोध हो रहा था लेकिन वहां पर बाकायदा बरकरार रख दिया। अभी रघु शर्मा वाली सीट क्यों नहीं दी गई मुझे नहीं पता, बाकी को सबको दे दिया। देखिए सब जितने हरीश चौधरी है और या बाकी जो, और भवन जितेंद्र की चली है इसमें। अब देखिए मैं को नया समझ में आ रहा था कि जो हमारे पूर्व राज्यपाल हुआ करते थे एनके सिंह, कनिष्क कुमार जो राहुल गांधी के पीए, चर्चित पीए रहे हैं, वो अब जो सूची तैयार हो रही है उनका रोल हो रहा है और वो सीधे मैन टू मैन बात कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने तो सुपर हीरो की तरह डिक्लेयर ही कर दिया प्रियंका गांधी की बैठक में 5 लोगों को देंगे, ओम प्रकाश हुड्डा को भी दे रहे, एक को ही दिया। मुख्यमंत्री जी कहा ऐसा नहीं चलेगा, आप जो जाकर के कहते हो कि मैं हूं सब कुछ, अब नहीं हो आप, आपने स्वीकार कर लिया। मोहब्बत की दुकान चर्चा में तो है, लेकिन सचिन पायलट का जो कसक है कि मैंने पुराने अनुभव को देखा है, वो पुराना अनुभव अभी भूले नहीं है वो, इसलिए बहुत सारी चर्चाएं हैं। और जिस प्रकार से पहली बार प्रियंका गांधी की गाड़ी में दोनों आए, उससे पहले तो देखा नहीं, दिल तो मिले, अब मिले नहीं मिले मुझे नहीं पता। कल प्रियंका गांधी की गाड़ी में पहली बार धीरज गुजर भी था, लेकर के बालाजी के दर्शन जरूर किए साथ साथ, और दोनों को कहा बालाजी हमारे कृपा करो। मुख्यमंत्री जी पहले तो मानते नहीं थे देवी देवताओं को, आजकल मानते हैं, आजकल जाते आते हैं। वो कितने कारगर हो पाएंगे, सही बात है, वो चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, इसमें संशय है कई चीजों को। क्योंकि देखिएगा वो शांति धारीवाल को टिकट क्यों दिलाना चाहते हैं आपको पता है, धर्मेंद्र राठौड़ को टिकट क्यों दिलाना चाहते हैं, ये देखिए साफ कहा है सचिन पायलट ने कि सोनिया गांधी के खिलाफ बोलने वालों को भी टिकट दे रहे हैं, क्योंकि वो जीतने वाले हैं, जीतने वाले भी हैं और बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे सहयोग भी करते हैं वो पार्टी को। इसलिए उनको कहा कि अजय माकन से मिल के आओ, मुकुल वासने से मिल के आओ। तो ये सब चीजें मिलने मिलाने का मैंने देखा पहली बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह को गेट के अंदर नहीं जाने दिया, जोधपुर हाउस बेचारे बाहर खड़े हुए थे। और देखिए शीशराम बोला कि है शताब्दी, वहां उनकी मूर्ति का अनावरण आ रही है। मोदी जी की 10 सभाएं घोषित हो गई है अभी। अब मोदी वर्सेज मुख्यमंत्री जी होगा या और कोई होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वसुंधरा राजे को निश्चित तौर पर संतुष्ट करने का प्रयास किया गया और कहा गया है कि अब आपको ज्यादा इधर उधर, और राजेंद्र राठौड़ ने अपनी सीट बदल ली। इस परिप्रेक्ष्य में भी समझा दिया सबको, साहब मैं तो चोरी में जीत नहीं पाऊंगा, जैसे आपको पता है वहां की राजनीति। अब वो तारानगर पुरानी वाली सीट पे चले गए हैं। अब देखिए जो आमिर चले गए, लेकिन जो तीसरी सूची आएगी निश्चित रूप से एक अलग तरह की सूची होगी। क्या लाहौटी को नोखा ले जाया जाएगा या सिविल लाइन लाया जाएगा मुझे नहीं पता। अभी कुछ संतुष्टि करेंगे, रूबी खान को अमीन खान की जगह उतारा जाएगा। जो भारत यात्री हैं जो 6 गए थे उसमें से 3 को टिकट देने की बात चल रही है। और देखिए मुख्यमंत्री जी कितने चतुर चालाक हैं, सीताराम लांबा को कहाँ उतारना चाहते हैं, नारायण सिंह जी की बेटे की जगह वहां उतारो। और जेजेपी से समझौता हुआ नहीं, और जेजेपी कह रही है 30 पे लड़ेंगे, अब 30 पे लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे मुझे नहीं पता। अब कांग्रेस अपने अलायंस से
करेगी नहीं करेगी मुझे पता है। सचिन पायलट साफ तौर पे मना कर गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि मेरे कुछ लोगों को एडजस्ट कैसे करूं। इसमें एक निर्दलीय को दिया है। देखिए आपने देखा होगा कि जो एक निर्दलीय जो वहां से आती थी रमिया खड़िया, उसको टिकट दिया है जरूर, और एक ललित को दिया है, और 9 महिलाओं को देकर के संदेश देने का तो काम किया कि हम तो 33% नहीं, अभी तो 40% 33 में से दिया है। लेकिन बीजेपी ने महिलाओं को कम दिया, 8 लोगों को उतारा है, मुस्लिम को तो दिया ही नहीं है। अब यूनुस खान का तो भविष्य मेरे को लगता है मिलेगा नहीं उनको। तो ये देखिए आरएसएस की भी चली है वहां पर निश्चित तौर पर, और जिस प्रकार से जो टिकट लेकर के आए हैं और जो कुछ देख रहे हैं, तो एक रोचक राजस्थान का मुकाबला होगा। और 2024 का जो मोदी जी को सपना है कि मैं वापस से अपनी पुरानी कसम को भूल नहीं पाया हूँ, जो 2018 में जीत नहीं पाए थे। अमित शाह बैठे हुए थे और वसुंधरा जी के कारण जो 120 टिकट बटे थे, और 80 में जो कोशिश की थी किसी तरह से टिकट बांट करके वो अपनी सरकार को बचा पाने में सक्षम नहीं हो पाए थे। अब अपनी सरकार को फिर से लाने में, क्योंकि वो कह रहे हैं बाकी जगह तो दिक्कत है, ना छत्तीसगढ़ जीतोगे ना मध्य प्रदेश जीतोगे, तेलंगाना में तो पता नहीं, लेकिन राजस्थान को किसी तरह जीत करके देश में संदेश देना चाहते हैं। और मोदी जी ने कहा कि मेरे नाम पे चुनाव न मत लड़ो, कमल के निशान पे चुनाव, क्या पता कुछ हो जाए उल्टा। जो मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि मैंने तो 10 गारंटी और 11वीं गारंटी और आने वाली सरकार की गारंटी दोगे तो और गारंटियां ले लो मुझसे। तो ये सब चीजें चुनावी खेल बड़ा अच्छा है। श्याम जी, आपकी सारी चर्चा सुनकर ज्ञानचंद पारेख जी, जो कि मौजूदा विधायक हैं और 5वीं बार के विधायक हैं, 6ठी बार विधायक बनने की तैयारी है, और जिस तरह का उनका कामकाज है, जितनी मैंने जानकारी जुटाई है, इस बार भी चुनाव वो निकाल लेंगे, जितना मुझे समझ है और जितनी मेरी उनसे उनके बारे में, उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बात हुई है, उनसे बात हुई है। लेकिन ज्ञानचंद जी, पूरे मारवाड़ की स्थिति अस्पताल में थे मीना जी, अस्पताल में रहते, अपना अधिक समय टाइम पे अस्पताल में लोगों की सेवा करने में बिताते हैं, इसलिए ज्ञान जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो नहीं है, मैं भी कह सकता हूँ। जी। और ज्ञानचंद पारेख जी, मारवाड़ की जो स्थिति है, आपने अभी शाम जी को सुना, मारवाड़ का जिक्र कर रहे थे, और मारवाड़ को अशोक गहलोत निश्चित रूप से उनका गृह संभाग है, उसे सुरक्षित करना उनकी जिम्मेदारी भी है, साख का भी सवाल है। तो मारवाड़ में जिस तरह के चेहरों को उतारा गया है, दिव्या मदेरणा तो लगातार मुख्यमंत्री की खिलाफत कर रही थी, और उसके बाद भी उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, वो कांग्रेस से ही चुनाव लड़ेंगी, और उनको टिकट भी मिला है। तो मारवाड़ में जो कांग्रेस की इस वक्त लिस्ट दिख रही है, जो नाम सामने आए हैं, उससे बीजेपी की तैयारी पर आप क्या असर देखते हैं? मारवाड़ में बीजेपी के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है इस बार, और लगभग 3/4 सीटें जो मारवाड़ की है इस बार बीजेपी के खाते में जाने वाली है। आप मारवाड़ में कहीं भी चले जाए और वहां के जो मतदाता उनसे बात करेंगे तो सबके मुंह से भी बीजेपी एकमात्र जीत का नाम निकल रही है। तो मारवाड़ इस बार बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी के ग्रिप से निकल चुका है, और मारवाड़ बीजेपी के साथ जाएगा, इस बार तय है। कोई भी समीकरण माननीय मुख्यमंत्री जी बैठाना चाहे या कितनी भी ये योजना कह रहे गारंटी की, मारवाड़ की जनता ने इस बार जो अपना मानस बनाया है, मैं कई जगह गया हूं और वहां से लोगों से बात हुई है, तो मारवाड़ पूरा एक तरफा बीजेपी के पक्ष में जाने वाला है इस बार। जी, मारवाड़ पूरा बीजेपी के पक्ष में कैसे जाएगा? मुख्यमंत्री के जो काम हैं उन सब के बाद, और मुख्यमंत्री ने अपने गृह जिले में और अपने पूरे एरिया में जिस तरह से लगातार दौरे किए, जितने हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स, उसके बाद कैसे होगा? बहरहाल अभी समय बताएगा। राजीव तिवारी जी, बस आखिरी टिप्पणी आपकी लूंगी कि जो पहली लिस्ट के बाद जो बगावत के सुर देखे थे, दूसरी लिस्ट बीजेपी की जो दिख रही है, क्या उस तरह की अब भी उम्मीद कुछ है? उस तरह की मतलब माहौल इस लिस्ट के बाद आपको लगता है कुछ प्रतिक्रियाएं? देखिए, जो आखिरी लिस्ट आएगी या इसके बाद 2 लिस्ट आ सकती हैं, तो जो 76 अभी सीटें बाकी हैं, तो उसमें कुछ सीटें तो प्रत्याशी बदले जाएंगे, ये तो निश्चित है। और हो सकता है इसमें 3-4 सांसद और मैदान में उतारे जाएं, जिनको अभी वेटिंग में रखा हुआ है। तो ये अभी भाजपा में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। और ये जो अभी बगावत की बातें हो रही है, भाई चित्तौड़ में बगावत शुरू हो गई और दूसरी जगह, तो ऐसी अभी आज लिस्ट जारी हुई है, कल तक कुछ और बातें निकल के आएंगी। उसके बाद जो
एक दो दिन में और लिस्ट आएंगी, उसके बाद ये मालूम हो पाएगा। और ये निश्चित है उसमें कि कुछ ना कुछ कई, जैसे प्रहलाद गुंजल हैं, या अभी उनका भी कोटा संभाग से ही है, उनका भी अभी मदन दिलावर जी का भी अभी घोषित नहीं हुई है। तो ये सारी सीटें हैं अभी जिनमें अभी लगता है कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं। जयपुर की भी सीटों में अभी कुछ चेंजेस होने की संभावना है। तो वो सारी चीजें अभी देखने के बाद ही कि क्या आती है तब मालूम पड़ेगा कि बीजेपी ने अब कुछ फार्मूला दूसरी वाली लिस्ट का ही रखा है या कोई एक नई सोच के साथ और नए कैंडिडेटों के साथ मैदान में आएगी। ऐसा ही उसी के मद्देनजर कांग्रेस भी अब अपने जो स्ट्रेटेजी है उसी हिसाब से तैयार कर रही है। और जहां तक एक चीज मैं कटारा साहब को बोलना चाहूंगा कि कटारा साहब कह रहे थे कि वसुंधरा जी के आने से मजबूत विपक्ष आ जाएगा, तो मैं इतना सा उनसे पूछना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई आंकड़ा हो कि वसुंधरा जी कितने दिन विधानसभा में आई, सरकार का किन किन मुद्दों पर विरोध किया, कब कब किया 5 साल में, तो ये अगर आंकड़ा कांग्रेस के पास हो या बीजेपी के विजय जी के पास हो तो वो मजबूत विपक्ष की बात किस आधार पर कह रहे हैं, तो ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाता मेरे लिए। जी विजय जी, विजय जी बोलिए। मीना जी अपने बहन भाई वाला रिश्ता तो निभाया है। वसुंधरा जी ने कभी विरोध नहीं किया, विधानसभा में तो आई तो कभी। देखो श्याम जी, अब बहन भाई वाला रिश्ता, राजेश कटारा जी जो कह रहे हैं रिश्ता है वसुंधरा जी नहीं है, अभी भी कायम है, ऐसा नहीं है। अब तो बस उद्देश्य एक है कि इस तरीके की बातें करो कि वसुंधरा जी को एक तरीके से नाराज करो। इनका काम यही है। अशोक गहलोत जी का काम क्या है कि इनमें फूट डालो, जबकि उनको पता है कि यहाँ फूट डालने वाली नहीं है। जो ये कैडर बेस्ड पार्टी है, डिसिप्लिन पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, डिसिप्लिन पार्टी है। छोटा मोटा मनमुटाव हर जगह हो जाता है, सब चीजें सही है, बट आज की तारीख में चाहे कितना ही बड़ा नेता हो, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के गया ना, उसको पता उसकी क्या हालत हुई। तो ऐसा है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं छोड़े, और वसुंधरा जी के तो हो ही नहीं सकता। वसुंधरा जी को क्या नहीं मिला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वसुंधरा जी से कोई लड़ाई है, कोई बात है, उनकी हर जगह पे उनकी देखिए मीना जी, बात की जाती है। बीजेपी कांग्रेस के जाल में फंसती जा रही है। हमने जो भी कहा ना उसको ही काम करना पड़ा बीजेपी को। इनके बीच में बार बार पहले योजनाओं की बात कही, उसमें प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा हम आपकी योजनाएं बरकरार रखेंगे। हमने वसुंधरा जी की कहा वापस वसुंधरा जी को ले आए, तो ये क्या अपने आप में इतने कंफ्यूज है कि समझ नहीं पा रहे उनके डिसीजन से काम करें कांग्रेस के डिसीजन से। डिसीजन नहीं चल रहे हैं। इस बार जो चुनाव होगा ना, इस बार जो चुनाव होगा विकास नाम भाषण। आरपी विजय जी और राजेश कटारा जी जो आप लोगों की ट्रेनिंग देते हैं ना, वो पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण की दूसरे वाले को बोलने मत दो, उससे पहले ही अपनी बात बोलो। वो ट्रेनिंग ना थोड़ी सी चेंज करने की जरूरत है। जब तक आप लोग सुनेंगे नहीं तो जनता आपको सुनेगी नहीं। आप भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, तो एक को बोलने दीजिए फिर अटैक करिए। बहरहाल आज का समय इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब चुनावी मैदान में योद्धा तैयार हो गए हैं, सेनापतियों ने भी अब कमान संभाल ली है। कुछ योद्धाओं को और अभी इंतजार है कि कब उनके हाथ में हथियार आएगा, यानी कि चुनाव चिन्ह, यानी कि उनके नाम लिस्ट में कब दिखेंगे, और लिस्ट में नाम नहीं दिखेंगे तो उन्हें कौन सी रणनीति पर जाना है, तब कौन से हथियारों का इस्तेमाल करना है। आने वाले दिन रोचक हैं, लगातार रोमांच बना रहेगा राजनीति के मैदान में। और सर्दी बढ़ रही है, आएगी सर्दी का मौसम, फेस्टिवल का मौसम, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा राजनीति के मैदान में। कल शाम 6 बजे, कल नहीं सोमवार को शाम 6 बजे फिर मिलेंगे, और जरूरत हुई कोई लिस्ट आ गई तो कल भी चर्चा जारी होगी। अभी नमस्कार।